लिमिटेड लर्निंग। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कॉन्फ्लिक्ट और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है, फिर हमने ये भी देखा था कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं। दो स्टेटमेंट के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्यों होता है, उसके 3 रीजंस थे या 3 रूल्स थे, वो हमने देखे थे। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर एक शेड्यूल दूसरे शेड्यूल के जैसा सिमिलर रिजल्ट दे सकता है या नहीं दे सकता है, उसके लिए हमने एक इक्विवेलेंस टेक्निक देखी थी, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस की। फिर वहां से हम देखना चाहते थे कि अगर कोई गिवन शेड्यूल जो कि कॉन्करेंट है, अगर वो किसी सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट रूल के बेसिस पे, तो हम उसे बोलते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। आज इसी चीज को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की मेथड्स भी देखेंगे और इनके बारे में समझेंगे भी कि ये क्या है, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी कैसे प्रूव की जाती है और क्यों व्यू सीरियलाइजेबिलिटी जो है वो काम में आई या सोचने में आई या इन्वेंशन हुआ उस चीज का। तो इन सारी चीजों के बारे में इस सेशन में आज बात करने वाले हैं और जल्दी से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरा नाम विश्वदीप है, मैं इस चैनल पे एज अ चैनल लीड काम करता हूं और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एज अ प्लस एजुकेटर काम करता हूं। ये रहा मेरा प्रोफाइल, मैंने गेट मल्टीपल टाइम्स लिखा है कंप्यूटर साइंस में। ये रही मेरी रैंक्स, मास्टर्स, एक्सपीरियंस, सब कुछ है। आप लोगों के लिए इस प्लेटफॉर्म पे और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ढेर सारे लेक्चर्स हैं, आप लोग देखिएगा जरूर। बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेशंस में इस चैनल पे लाइव लेते रहता हूं। आप लोगों को ऑलरेडी जो टेकन सेशंस हैं वो सारे के सारे रिकॉर्डेड सेशन में आपको मिल भी जाएंगे, वीडियो सेक्शन, प्लेलिस्ट सेक्शन में। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो अपकमिंग प्लान्ड हैं। आप लोगों को बहुत 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 सारी अच्छी चीजें मिलने वाली हैं और भी इस चैनल पे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दोज काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो। अगर आप लोगों ने अभी ये तय किया है कि आपको बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म करना है गेट एग्जाम में, तो आपको अब यहां पे आके और उन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा जहां पे आपकी प्रिपरेशन में कमी रह गई है। और कमी सिर्फ कोर्सेज को कंप्लीट करने की नहीं कि ये टॉपिक छूट गया है सर, या ये टॉपिक हमारा हमने छोड़ दिया है, या ये सब्जेक्ट बचे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ टॉपिक का कंप्लीशन कमी नहीं होता है, कमी होती है कि जो टॉपिक हमने पढ़े हैं वो कितने याद हैं, जो टॉपिक हमने पढ़े हैं क्या उनकी छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीजें हमें समझ में आई हैं इतनी क्लैरिटी से कि उसके कोई भी क्वेश्चन हम बना पाए। क्लैरिटी इस टाइप की, कमी उस टाइप की कि जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या इमीडिएटली तुरंत हम यह समझ पाएंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या टॉपिक की जरूरत है, क्या कंसेप्ट की जरूरत है और उसे कैसे अप्लाई किया जाएगा। कमी इस चीज की कि जब हम टेस्ट लिखने जाएं तो एक बार में हमें यह समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा और क्विकली हम उसे सॉल्व करके उसका आंसर भी ला पाए। कमी इस चीज की कि जब हम पढ़ाई करें और इतना सारा सिलेबस कवर करें तो हमारा टाइम सही जगह यूटिलाइज हो, हम वही चीज करें जो हमें करनी है और हम वो बिल्कुल ना करें जो हमें नहीं करनी है, ताकि जितना भी लिमिटेड टाइम हमें मिले उससे हम सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएं। सर अब इन कमियों को पूरी कैसे करेंगे? इन कमियों को आप ही पूरा कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि कहां कमी छूट गई है। बट सबसे जो जरूरी चीज है वो यही है एप्लीकेशन। आपके कंटेंट का जो आपने पढ़ा हुआ है उसका एप्लीकेशन कैसे सीखोगे कि आपसे क्वेश्चन का आंसर बने। इसके लिए आपको अच्छी तगड़ी कंटेंट की जरूरत है, ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग की जरूरत है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाए कि इस कंटेंट से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और उसे कैसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर इस टाइप की लर्निंग आपको मिलेगी तो आपका डेफिनेटली ये एप्लीकेशन लेवल जो है वो बहुत 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 स्तर तक, बहुत लेवल तक सुधर जाएगा और कहीं ना कहीं आपसे से ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट बनने की उम्मीद जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अब ये कैसे किया जाए? 2 ऑप्शन है, या तो खुद से करें, खुद से सीखें, जो कि बहुत बहुत कम स्टूडेंट खुद से ये डेवलप कर पाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुद से डेवलप नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नहीं कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात है, बट प्लीज ऐसा कॉन्फिडेंस ना रखें जो आपको ले डूबे। तो कोशिश करिएगा इस एप्लीकेशन लेवल को जज करने की, ताकि पता चले कि हाँ हमसे हो रहा है या नहीं। कहीं भी अगर चूक है, गलती है, तो उसे सुधारने के लिए आप लोग गाइडेड प्रिपरेशन की तरफ जा सकते हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ। प्लस
सब्सक्रिप्शन में आपको टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस मिलेंगी, डीपीपी मिलेंगी और क्विजेस मिलेंगे। इससे आपकी वो लर्निंग होगी जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, वेल सिस्टमेटिक मैनर में, स्टेप बाय स्टेप आपको लर्निंग मिलेगी। फिर आपको डिजिटल नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें आपके 55 प्लस टेस्ट हैं, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज एंड फुल लेंथ। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज के अलावा और भी बेनिफिट्स चाहते हैं इन सारी चीजों के, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ जाएंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मेरा प्रेफरेबल सॉल्यूशन है आप सब लोगों के लिए, जिसमें प्लस के बेनिफिट्स के अलावा आपको मिलेगा कस्टमाइज डाउट सॉल्विंग फीचर, प्रिंटेड नोट्स घर पे भेजे जाएंगे, आपके 1-on-1 लाइव मेंटरशिप जो कि आपको एक कोच के थ्रू मिलेगा। एक कोच होंगे जो आपके साथ अटैच रहेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी प्रिपरेशन का प्लान कैसा बनना है। आपके साथ में बैठ के आपकी प्लानिंग की जाएगी स्टडी की, कि कैसे आपका स्टडी प्लानर बनना चाहिए, कैसे आप कौन कौन से कोर्सेज को किस तरीके से फिनिश करोगे, कब रिवीजन करोगे, कब प्रैक्टिस करोगे, कहां से करोगे, एवरीथिंग द कोच विल टेल यू। इसके अलावा आपको इंटरेक्टिव ओपन हाउस सेशंस भी वहां पे मिलेंगे। कोई भी सब्सक्रिप्शन जब आप लेंगे तो आपके पास वेरियस ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है, जो भी ड्यूरेशन आपको ठीक लगता है सिलेक्ट करिए। अभी अभी हमने नए 2 सब्सक्रिप्शन लॉन्च किए हैं, 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन फॉर गेट 24 एस्पिरेंट्स और 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन फॉर गेट 23 एस्पिरेंट्स। तो जल्दी से ये सब्सक्रिप्शन लेके, ये कोड लगा के और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि वी शुड हेल्प यू इन योर प्रोसेस ऑफ लर्निंग। क्योंकि देखो बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी के करंट फेज में, वो है आपका करियर। करियर बनेगा तो जितना भी अमाउंट ऑफ मनी या एफर्ट्स या फिर अमाउंट ऑफ मेंटल एंड इमोशनल स्टैमिना आप इस चीज के लिए लगाएंगे, वो सब रिटर्न होगा, और इतना ज्यादा तरीके से और इतना बड़े तरीके से रिटर्न होगा कि फिर आप उम्मीद भी नहीं कर सकते थे अपने से उतना। ये कोड लगाने से आपको 10% का डिस्काउंट, मेरा पर्सनल गाइडेंस, मेरी टीम का सपोर्ट और मेरे गाइडेंस में पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि गेट 24 की भी बैच अभी अभी स्टार्ट हुई है और ब्रह्मास्त्र बैच भी अभी स्टार्ट हुआ है गेट 23 के लिए। गुरुकुल बैच जो गेट 23 की है उसमें इतने सारे एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। अगर आप लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन जस्ट टेस्ट करना चाहते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या, कैसे काम करता है, तो आप 7 डे ट्रायल फ्री में एक्सेस कर सकते हो। 7 डे ट्रायल फ्री में कैसे एक्सेस करोगे, इस तरीके से आप ये क्यूआर कोड स्कैन करिए, एक नया नंबर जिससे आपने कभी भी कोई अकाउंट नहीं बनाया अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, वो नया नंबर रजिस्टर कीजिए, कोड लगाइए VDEEP10 और बस गेट CSIT कैटेगरी में आपको क्या मिल जाएगा, 7 डे का ट्रायल मिल जाएगा। कल आखिरी डेट है इसकी, तो आप सब्सक्रिप्शन आज या कल में इस 7 डे ट्रायल को एक्सेस कर सकते हो। बट याद रखिएगा, सिर्फ नए नंबर के लिए ही काम करेगा, ये पुरानों के लिए नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इज दिस क्लास ऑन अनअकैडमी प्लस? यस इट इज ऑन प्लस। आप मेरे प्लस के सब्सक्रिप्शन प्लस के ग्रुप पे जाइए, मेरे प्लस प्लेटफॉर्म पे जाइए, मेरी प्रोफाइल में जाइए, DBMS कोर्स मिलेगा, पूरा DBMS कोर्स वहां पे पढ़ाया हुआ है बेटा, है ना, सब कुछ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट शायद आज बन जानी चाहिए मेरे ख्याल में। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करें। आप लोग रेडी हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग रेडी हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आर यू गाइज रेडी? जल्दी से बता दो बेटा कि आप लोग रेडी हो। हम सीरियलाइजेबिलिटी की बात कर रहे थे, तो पहले हमने देखा सीरियल वर्सेस नॉन सीरियल। नॉन सीरियल का मतलब कॉन्करेंट शेड्यूल्स। कॉन्करेंट शेड्यूल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी हमने देखा लास्ट क्लास में। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी अलग अलग टाइप की। तो हम चाहते हैं कि जितने भी शेड्यूल हो वो इस तरीके से रन करें कि उनका बिहेवियर ऐसा हो जैसे वो सीरियल शेड्यूल ही है, इवन दो वो कॉन्करेंट है। तो उसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो कॉन्करेंट शेड्यूल है वो सीरियल के जैसा बिहेव करेगा कि नहीं करेगा। इसके लिए हमने एक मेथड निकाली जिसका नाम था सीरियलाइजेबिलिटी। सीरियलाइजेबल शेड्यूल का मतलब एक ऐसा कॉन्करेंट शेड्यूल जो कि कॉन्करेंट तो है बट जिसका रिजल्ट एक सीरियल शेड्यूल की तरह आता है। फिर हमने इस सीरियलाइजेबल शेड्यूल में सीरियलाइजेबिलिटी की मेथड्स देखी और 2 टाइप की सीरियलाइजेबिलिटी देखी। ये 2 टाइप की सीरियलाइजेबिलिटी क्या थी, जल्दी से बताओ। पहला था कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी और दूसरा था व्यू सीरियलाइजेबिलिटी।
ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी हमने कल स्टार्ट की थी। मैंने कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एक स्टेटमेंट दूसरे डेटाबेस स्टेटमेंट का कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है अगर दोनों डेटाबेस स्टेटमेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस में हो, दोनों सेम डेटा आइटम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। डेटा आइटम मतलब कोई भी एक आइटम हो सकता है डेटाबेस का, लाइक रोल नंबर ऑफ अ स्पेसिफिक स्टूडेंट और नेम ऑफ अ स्पेसिफिक स्टूडेंट, या फिर एक पर्टिकुलर ट्रेन, उसी ट्रेन की उसी पर्टिकुलर क्लास की बर्थ की नंबर ऑफ सीट्स, राइट, एक्स, फिर एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी अ राइट ऑपरेशन, दोनों में से कम एक राइट ऑपरेशन होना चाहिए, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो कल हमने देखा था कि कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस कैसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन को हम कल देख चुके थे। मैंने कहा था कि जब ये रीड कर रहा है, राइट कर रहा है सेम डेटा आइटम पे, दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शन है, रीड कम से कम एक तो राइट है, तो रीड से राइट एक कॉन्फ्लिक्ट यहां पे आया T1 से T2 एक्स आइटम पे, यहां भी T1 से T2 एक्स आइटम पे था। फिर यहां पे एक और कॉन्फ्लिक्ट था Z आइटम पे, रीड टू राइट, T1 से T2, यहां भी Z आइटम पे है, T1 से T2, बस यही दो कॉन्फ्लिक्ट थे। अगर दोनों में सेम कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सेम सीक्वेंस में हैं, तो उन्हें बोलेंगे हाँ जी ये दोनों के दोनों कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट हैं। अब देखिए बात यहां पे ये आती थी कि कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट तो है, ठीक है, पर सर हम सीरियलाइजेबिलिटी प्रूव करना चाहते हैं, तो सीरियलाइजेबिलिटी कैसे प्रूव करें। ये जो गिवन शेड्यूल है, ये गिवन शेड्यूल किसी न किसी एक कॉन्फ्लिक्ट, ये किसी न किसी एक सीरियलाइजेबल शेड्यूल, सॉरी सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो जितने भी सीरियल शेड्यूल हैं उनको लिखो और चेक करो कि क्या ये इसके इक्विवेलेंट है या ये इसके इक्विवेलेंट है। दोनों में से किसी के भी इक्विवेलेंट हुआ तो हम बोल देंगे कि हाँ जी गिवन शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल। बट उसमें तो बहुत टाइम लगेगा सर। हाँ जी, तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में एक ना बड़ा अच्छा सा रूल आता है, टू प्रूव अ गिवन शेड्यूल इज conflict serializable, we will use a graph. किस टाइप का ग्राफ, कॉन्फ्लिक्ट प्रेसिडेंस ग्राफ। कॉन्फ्लिक्ट प्रेसिडेंस ग्राफ का मतलब है कि कौन से ट्रांजैक्शन से कौन से ट्रांजैक्शन पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बस ये बता दो। जैसे कि हमने यहां देखा था T1 ट्रांजैक्शन के एक स्टेटमेंट से T2 ट्रांजैक्शन के एक स्टेटमेंट पे कॉन्फ्लिक्ट था ऊपर से नीचे। तो ये जो ऊपर से नीचे मैंने कॉन्फ्लिक्ट लिखा था, इसका मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट है T1 से T2 की तरफ, है ना। तो ये एरो जो मैंने बनाया था, बस वो एरो मेरे ग्राफ की एक एज बन जाएगी। किसकी, ग्राफ की एक एज बन जाएगी। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का, ये वाला थ्रू द प्रेसिडेंस ग्राफ। तो सबसे पहले हम प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते हैं। अब इस प्रेसिडेंस ग्राफ की जो रूल है वो मैं यहां पे लिख देता हूं। इस प्रेसिडेंस ग्राफ में हमारे पास ऑफ कोर्स एक तो वर्टिसेस होंगी या नोड्स होंगी। वर्टिसेस होंगे आपके सारे ट्रांजैक्शंस, जो ट्रांजैक्शंस हैं वही वर्टिसेस होंगे, और जो एजेस होंगी इसकी वो होंगे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो प्रेसिडेंस ग्राफ है ना बाबुआ, ये प्रेसिडेंस ग्राफ हमारा डायरेक्टेड ग्राफ होता है। कौन सा ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ। तो डायरेक्शन होगी हर एक एज की। ठीक है सर, तो चलो बताओ सर कैसे बनेगा ये ग्राफ, क्वेश्चन को थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले तो ये बताओ कि कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस यहां पे हैं। 3 ट्रांजैक्शंस हैं। 3 ट्रांजैक्शंस कौन कौन से हैं, पहला है T1, दूसरा है T2, तीसरा है T3। बना दिए, है ना, बना दिए, T1 T2 T3 बना दिए। तो हमने यहां कहा कि सर वर्टिसेस तो हैं ट्रांजैक्शंस, हमने 3 नोड्स या 3 वर्टेक्स इनके ले लिए, तीनों ट्रांजैक्शंस के। अब एक एक करके हमें यहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स ढूंढना है। यहां आते हैं, इससे नीचे के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं बाद वाले, उनसे देखते हैं कि इसका किसी से बाद में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा
कि नहीं होगा? चेक करते हैं जरा। ये है रीड एक्स, तो अब हमें T1 या T2, T1 में तो ढूंढना नहीं है क्योंकि खुद के ट्रांजैक्शन में, इसी ट्रांजैक्शन में तो कॉन्फ्लिक्ट ढूंढने का कोई मतलब नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट होने के लिए दूसरे ट्रांजैक्शन में ढूंढना है। तो T2 और T3 में ढूंढेंगे कि कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो एक्स पे एक्सेस कर रहा है। अब रीड से कॉन्फ्लिक्ट तो राइट का होता है, तो क्या कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो राइट एक्स कर रहा है? अगर राइट एक्स होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, जैसे कि ये दोनों के बीच में रीड एक्स राइट एक्स कॉन्फ्लिक्ट है। जी हां, दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शन में है। पहला रूल, दूसरा रूल, दोनों सेम डेटा आइटम पे काम कर रहे हैं, कंफर्म। तीसरा रूल, दोनों में से एक कम से कम राइट ऑपरेशन है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जी हां हुआ, तो क्या करें? तोड़ दें इनको, मोड़ दें, मार दें एक को? नहीं ना, ब्लॉक कर दें सोशल मीडिया पे, जैसा तुम करते हो। कॉन्फ्लिक्ट हुआ किसी दोस्त से, ब्लॉक कर दिया सारे सोशल मीडिया पे। अरे क्या बच्चों जैसी बातें हैं। चलो फिर भी चलो वापस आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट है कहां से कहां पे? ऊपर वाला स्टेटमेंट कौन से ट्रांजैक्शन में बेटा? T1 में। नीचे वाला स्टेटमेंट कौन से ट्रांजैक्शन में है? T2 में है। तो कॉन्फ्लिक्ट का डायरेक्शन क्या है? T1 से T2। मैंने प्रेसिडेंस ग्राफ में ये T1 से T2 कॉन्फ्लिक्ट की डायरेक्शन बना दी है ना। इसका मीनिंग क्या है ना, मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, पहले मेथड समझ लेते हैं। पहले मेथड समझेंगे, मेथड से क्या मिल रहा है वो समझेंगे, फिर धीरे धीरे करके ना इसकी परत खोलेंगे हम। एक जो वो ऑनियन नहीं आता है, उसकी एक 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 परत दर परत हम खोलेंगे, तब जाके उसका पूरा जो अनियन है वो पूरा ओपन होगा। वैसे ही यहां पे परत दर परत, लेयर बाय लेयर हम ओपन करने वाले। एक चीज समझ में आ गई? ठीक है, अब इस रीड एक्स का और कोई कॉन्फ्लिक्ट है यहां या यहां? नहीं है सर, कोई नहीं है। चलो अभी इस नेक्स्ट स्टेटमेंट का इसका देखते हैं। अब देखो, मैंने वापस से रिपीट करना है, कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ नीचे के बाद वाले स्टेटमेंट के लिए ही देखना है। इसके लिए आपने बाद के स्टेटमेंट्स देखे, इसके लिए भी बाद के इधर के और इधर के ही स्टेटमेंट्स देखना है, और कोई नहीं। तो बाद के स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। चलिए, इसके बाद में इधर है, इधर है। अब इधर तो देखना नहीं है, T2 को खुद में तो देखना नहीं है। क्यों? क्योंकि यार कॉन्फ्लिक्ट अपने खुद के ट्रांजैक्शन के स्टेटमेंट के बीच में थोड़ी होंगे, दूसरे ट्रांजैक्शंस के बीच में होंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट को देखने के लिए हम देखेंगे कि अगर ये एक्स पे एक्सेस कर रहा है तो कोई एक्स पे एक्सेस कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। कोई एक्स पे एक्सेस ही नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट होने का सवाल ही नहीं है। चलिए, तो ये तो खत्म हो गया डब्ल्यू एक्स का। अब रीड वाई का, इसका देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट ये है, क्या इससे कोई कॉन्फ्लिक्ट है? जी हां, लग तो रहा है ये वाला कॉन्फ्लिक्ट। ये रीड, ये राइट वाई वाई पे, दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शंस में। तो ये रीड से राइट, T3 से T2, T3 से T2, ये रहा है ना। फिर अच्छा ये बताओ, ये रीड से ये रीड का कोई कॉन्फ्लिक्ट है? नहीं है सर, रीड रीड तो कॉन्फ्लिक्ट है नहीं। रीड से रीड का कोई कॉन्फ्लिक्ट है क्या? नहीं है, खत्म बात। आगे बढ़ते हैं, इस राइट वाई का देखते हैं। इस राइट वाई का कोई कॉन्फ्लिक्ट है? हां जी है। नीचे के स्टेटमेंट पे देखो, वाई वाई दोनों वाई पे एक्सेस कर रहे हैं, दोनों में से एक राइट ऑपरेशन भी है और दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शन में है। जी हां है। अब अगर है तो कौन से ट्रांजैक्शन से कौन से ट्रांजैक्शन पे कॉन्फ्लिक्ट है? ऊपर से नीचे ये झांक लो, ऊपर से नीचे झांको, ये देखो कौन से ट्रांजैक्शन से? T2 से T1, T2 से T1। ये बन गया हमारा प्रेसिडेंस ग्राफ। अब अगर प्रेसिडेंस ग्राफ बन गया बच्चा, तो ये देखो कि क्या प्रेसिडेंस ग्राफ में कोई भी साइकिल है? साइकिल, ग्राफ में साइकिल का मतलब होता है कि एक वर्टेक्स से चले, एजेस को फॉलो किया और उसी वर्टेक्स पे आ गए। अगर ऐसा होता है तो जी हां, कॉन्फ्लिक्ट, अगर ये प्रेसिडेंस ग्राफ में अगर साइकिल है, जी हां, तो फिर हम बोलेंगे कि ये गिवन शेड्यूल सीरियलाइजेबल नहीं है, सीरियलाइजेबल नहीं है। तो हम यहां देखेंगे, जी हां साइकिल है, T1 से T2, T2 से T1। तो अगर हमारे प्रेसिडेंस ग्राफ में इफ साइकिल इन प्रीसीडेंस ग्राफ, देन क्या बोलेंगे हम? तो फिर क्या हो जाएगा? नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ये जो गिवन शेड्यूल है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साइकिल आ गई है किसमें? ये गिवन ग्राफ में। समझ में आया क्या किया हमने यहां? अब देखो, ये जो साइकिल डिटेक्ट हो रही है, इसका मतलब क्या है?
और ये प्रेसिडेंस ग्राफ का मतलब क्या है, अब समझने की कोशिश करते हैं। समझ में तो आया कि प्रेसिडेंस ग्राफ कैसे बनाते हैं, बट ये इसका मतलब क्या है। मतलब अगर हमें जानना है, एक काम करते हैं, उसके पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन अब आप लोग एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का है, रीड राइट के स्टेटमेंट्स हैं। आप लोग एक बार ट्राई करो कि इसका जो प्रेसिडेंस ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, और क्या उसमें साइकिल आ रही है या नहीं आ रही है, क्या उसमें साइकिल है या नहीं है। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये जो हमने बोला कि प्रेसिडेंस ग्राफ में साइकिल है तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, साइकिल नहीं है तो सीरियलाइजेबल है, इसका मीनिंग क्या है ना। मीनिंग शायद हमें अच्छे से समझ में आ जाए। करो करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। 3 ट्रांजैक्शंस हैं तो 3 आप लोग बनाएंगे नोड्स T1, T2 एंड T3। फिर आप इस रीड एक्स के लिए देखेंगे, इस रीड एक्स के लिए हम T2 और T3 में देखेंगे कि क्या कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो एक्स को एक्सेस कर रहा है। अब ये रीड है तो रीड का कॉन्फ्लिक्ट तो राइट ही हो सकता है। क्या राइट एक्स है यहां पे? नहीं है, राइट एक्स नहीं है। रीड एक्स का रीड एक्स से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। क्या राइट एक्स है यहां पे? हाँ जी हाँ है। मतलब T1 से T2 T3 पे एक कॉन्फ्लिक्ट है। T1 का ये, T3 का ये स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट है तो क्या बनाओ, एज बना दो T1 से T3, बन गई एक एज T1 से T3। फिर इस रीड वाई का देखो, इस रीड वाई में यहां देखेंगे क्या रीड वाई राइट वाई कुछ है? नहीं है। रीड का तो सिर्फ राइट से ही हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। यहां पे राइट वाई है? नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस रीड वाई का तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। कि इसका कॉन्फ्लिक्ट है, देखते हैं। इसका कॉन्फ्लिक्ट है, रीड वाई है, राइट वाई है, जी हां कॉन्फ्लिक्ट आ गया यहां पे। कहां से कहां? T3 से T2, T3 से T2 कॉन्फ्लिक्ट आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस राइट वाई का कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। राइट वाई का यहां पे कोई एक्स का ही एक्सेस है, वाई का तो है ही नहीं। यहां भी उसके बाद वाई का एक्सेस नहीं है, तो T2 से और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। ध्यान रखिएगा, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा नीचे के स्टेटमेंट पे ही देखना है। इसके लिए हम सिर्फ नीचे के ही स्टेटमेंट, बाद वाले स्टेटमेंट पे देखेंगे, इसको नहीं। इसके लिए हम ऑलरेडी इसको ट्रैक कर चुके हैं। T3 से T2 हम ट्रांसैक्शन का देख चुके हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी, है ना। अब देखते हैं इस राइट एक्स के लिए। इस राइट एक्स के लिए कोई भी एक्स का एक्सेस है? हाँ जी है। कहां पे है? यहां भी है और यहां भी है। राइट के साथ रीड और राइट के साथ राइट सब कॉन्फ्लिक्ट करता है, तो T1 से T2 भी हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट है और T1 से T3 भी कॉन्फ्लिक्ट है। देखो T1 से T3 में ऑलरेडी एक एज बना चुका था, डबल से बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि T1 से T3 की एक हमारी कॉन्फ्लिक्ट है तो है, काम खत्म, वापस से बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद में हमने ये देखा, वापस यहां आए, राइट एक्स का रीड एक्स, T3 से T2, T3 से T2 ऑलरेडी हम बना चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बस ये रीड बचा, इसी ट्रांजैक्शन के स्टेटमेंट बचे हुए हैं, तो हमें अब और चेक करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ कि क्या इसमें कोई साइकिल है? हम T1 से चले, T3 पे पहुंचे, T2 पे पहुंचे, बट वापस T1 पे आने का कोई साधन नहीं। T1 से चले, T2 पे पहुंचे, वहां से बाहर निकलने का कोई साधन नहीं। मतलब कि हमारे पास यहां पे कोई साइकिल नहीं है। अगर साइकिल नहीं है तो क्या सर ये गिवन शेड्यूल सीरियलाइजेबल है? जी हां है। सो ये जो गिवन शेड्यूल था, ये गिवन शेड्यूल सीरियलाइजेबल है। तो हम यहां लिखेंगे नो साइकिल इन ग्राफ, हेंस ये जो ग्राफ गिवन है या गिवन शेड्यूल है वो सीरियलाइजेबल है। बट कौन सी मेथड से? कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। ठीक है सर। अब सर ये बताओ कि ये जो एरोज बनाए हैं इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट की वजह से हमें पहले T1 सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद T3। मतलब अगर हम इसका सीरियल सीक्वेंस बनाने जाएं
कि 3 ट्रांजैक्शंस है, इनको सीरियल में किस मैनर में सॉल्व करना है, सीरियली किस मैनर में सॉल्व करना है कि पहले कौन सा पूरा ट्रांजैक्शन चले, फिर कौन सा दूसरा, फिर कौन सा तीसरा। अगर ऐसा होता है तो आपको यहां क्या करना है, यहां पे सीक्वेंस डिसाइड करनी है कि कौन सा वाला शेड्यूल जो है या कौन सा ट्रांजैक्शन जो है पहले पूरा चलना चाहिए। अब इसको चलाने के लिए हमने इसका यूज करना है, कौन से, प्रेसिडेंस ग्राफ का। प्रेसिडेंस ग्राफ क्या कहता है कि पहले आप T1 चलाओगे उसके बाद ही T3 चलाओगे, सिमिलरली पहले T1 चलाओगे फिर T2 चलाओगे, मतलब T3 और T2 दोनों के दोनों पहले T1 के चलने के बाद ही चलेंगे। तो सीरियल सीक्वेंस में सबसे पहले पूरा T1 चलेगा, उसके बाद T2 और T3 का चांस आएगा। तो हमारा जो सीरियल सीक्वेंस बनेगा, सीरियल शेड्यूल जो बनेगा, वो सीरियल शेड्यूल क्या होगा, सबसे पहले T1 चला, उसके बाद कौन सा चला। अब देखो T2 और T3 में से कोई भी आगे पीछे चल सकता है क्या, नहीं। एरोस का डायरेक्शन देखो, पहले T3 चलेगा फिर एरो T2 चलेगा, T3 से T2 की एरो है, मतलब पहले T3 चलना चाहिए उसके बाद T2 चलना चाहिए। एरो यहां से यहां है, पहले जो सोर्स है T3 वो चलेगा इस एरो का, इस एज का, फिर T2 चलेगा। तो पहले T3 फिर T2, तो पहले T3 फिर T2। सर ये क्या है, ये है, वापस से मैं ले जाता हूं इस जगह पे जब मैंने कहा था कि अगर हम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी की बात करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में हमारे पास एक कॉन्करेंट शेड्यूल है S और एक सीरियल शेड्यूल है S डैश, और हम चाहते हैं कि ये जो कॉन्करेंट शेड्यूल है S वो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट हो जाए, किसके एस डैश के। तो कोई भी ऐसा एक शेड्यूल निकालो जो सीरियल मैनर में है और वो सीरियल शेड्यूल इस गिवन कॉन्करेंट शेड्यूल के इक्विवेलेंट हो जाए। अगर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है तो जी हां, हमारा जो गिवन शेड्यूल है एस वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। बट सर कौन सा सीरियल शेड्यूल को हम चेक करेंगे, हमारे पास तो n फैक्टोरियल सीरियल शेड्यूल्स हो सकते हैं। जी हां, एक एक को चेक करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा सर। जी हां, इसीलिए हमने ये मेथड निकाली कि हम खुद से ही सीक्वेंस बता देंगे कि ये जो गिवन शेड्यूल है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी की मेथड के अकॉर्डिंग कौन से सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट आ सकता है। आंसर इज दिस कि आप पहले T1 चलाओ पूरा, फिर T3 चलाओ, फिर T2 चलाओ, तो आपका काम बनेगा। आपको वो वाला जो सीरियल शेड्यूल है वो इसके इक्विवेलेंट जाके बनेगा, इसके इक्विवेलेंट जाके बनेगा। मतलब कि आप इस राइट एक्स को यहां पे पहले रन करो पूरा, रीड एक्स राइट एक्स पूरा रन करो T1, रीड एक्स राइट एक्स, उसके बाद रीड वाई राइट एक्स पूरा फिनिश करो, उसके बाद 1 2 3 4, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप पहले पूरा T1 चलाओ, फिर पूरा T3 चलाओ, फिर पूरा T2 चलाओ। इस सीक्वेंस में जब चलाओगे तो उस सीरियल मैनर के शेड्यूल के बराबर ये शेड्यूल का रिजल्ट आएगा। दैट इज द रूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का, जो हमने यहां पे इस ग्राफ के थ्रू प्रूव किया। अब आपको मैं फिर से वापस से इसी चीज को एक बार और दूसरी तरीके से समझाता हूं कि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है। देखो जरा बच्चों, इन दोनों स्टेटमेंट के साथ में इस स्टेटमेंट का कोई कॉन्फ्लिक्ट है क्या, जल्दी से बताओ, यस नो। क्या इन दोनों स्टेटमेंट का इस स्टेटमेंट के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को अगर मैं यहां पहले रन कर लूं और इन दोनों को नीचे शिफ्ट कर दूं इसके बाद में, तो कोई प्रॉब्लम आएगी, नहीं आएगी सर। बस कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में यही कहा गया है कि आपके पास ऐसा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि T2 से T1 कॉन्फ्लिक्ट हो, कि पहले T2 के स्टेटमेंट चले फिर T1 के। आप देख सकते हो T2 से T1 कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मतलब T1 के स्टेटमेंट जितने भी बाद में चल रहे हैं उन सबको आप ऊपर शिफ्ट कर दो T1 के, और T2 के नीचे शिफ्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से हम शिफ्ट करते करते इस शेड्यूल को सीरियल शेड्यूल बनाएंगे जो गिवन है। और वो कैसे बनाएंगे, इस मेथड से। मेथड इजी है, आराम से। अब देखो इसी टाइप के क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है इसी टाइप के क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, या दूसरी तरीके से भी दिया हो सकता है। कैसे, जैसे कि यहां पे देखा है सबसे पहले रीड एक्स चलेगा ट्रांजैक्शन 1 का,
फिर ट्रांजैक्शन 2 में रीड वाई चलेगा, फिर ट्रांजैक्शन 3 में रीड वाई चलेगा, फिर ट्रांजैक्शन 2 में राइट वाई चलेगा। इस तरीके से गिवन है, ये टेबल गिवन है ना। हमें इंस्टेड ऑफ गिविंग टेबल कुछ ऐसा भी दिया जा सकता है। अब इसके थ्रू आपको क्या करना है, इसके थ्रू आपको पहले तो ये टेबल बनानी है, ये टेबल बनानी है, और टेबल बनाने के बाद आपको वही करना है जो आप करते हैं। बट सर टेबल बनेगी कैसे, ये देखो क्या दे रखा है, ये है R1A। आप R का मतलब तो समझ सकते हो, ऑपरेशन है। तो सबसे पहले है पहला वाला रीड राइट ऑपरेशन, ये है ट्रांजैक्शन का नंबर और ये है डेटा आइटम। तो कोई भी ऑपरेशन या R1A दे रखा है या कोई भी एक ऑपरेशन दे रखा है, उसमें पहली वाली चीज जो है वो है ऑपरेशन, कि रीड है कि राइट है। सबसे पहले ऑपरेशन रीड हुआ, किस पे हुआ, ये रहेगा ट्रांजैक्शन नंबर, और ये है डेटा आइटम जिस पे वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। चलिए तो इसकी टेबल बना लेते हैं पहले। कितने ट्रांजैक्शन है हमारे पास, 4। तो 4 ट्रांजैक्शन हमारे पास होंगे, T1, T2, T3, T4। ये हो गए 4 ट्रांजैक्शन। सबसे पहले है रीड 1A, मैं क्रॉस करते जाता हूं ताकि हमें कोई गड़बड़ ना हो। रीड 1A, पहले ट्रांजैक्शन में रीड A किया। फिर है राइट 1B, राइट किया पहले ही ट्रांजैक्शन में आइटम B। फिर है रीड इन ट्रांजैक्शन नंबर 2 का B, ट्रांजैक्शन नंबर 2 में रीड B। फिर रीड C इन ट्रांजैक्शन नंबर 3। फिर राइट A इन ट्रांजैक्शन नंबर 1, सो राइट A इन ट्रांजैक्शन नंबर 1। फिर है रीड 4A, रीड इन ट्रांजैक्शन नंबर 4 डेटा आइटम A। फिर रीड 2C, रीड ट्रांजैक्शन नंबर 2C। फिर राइट डेटा आइटम 4A, डेटा आइटम A, राइट 4। राइट 3, थर्ड ट्रांजैक्शन राइट B, थर्ड ट्रांजैक्शन राइट B। फिर है रीड 4B, रीड इन ट्रांजैक्शन नंबर 4 डेटा आइटम ऑन B। फिर आखिरी में है C पे राइट करना है, राइट ऑन C इन ट्रांजैक्शन नंबर 4। ये है आपका पूरा टेबल। अब इससे आपको कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी प्रूव करनी है कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है ये शेड्यूल या नहीं। एक बार ट्राई करो 2 मिनट के लिए, फिर मैं बताता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देख लो जल्दी से, फिर मुझे बताओ। करो करो करो, जल्दी सॉल्व करो। नो आंसर, नथिंग। चलिए पहले हम देख लेते हैं इसका ग्राफ, है ना। तो 4 ट्रांजैक्शंस हैं, T1, T2, T3 और T4। ये स्टेटमेंट देखते हैं। रीड ए, रीड का जो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है राइट के साथ आ सकता है। राइट ए ढूंढना है हमें यहां। राइट ए नहीं है, राइट ए नहीं है, राइट ए हाँ है, राइट ए है। सो T1 से T4 हमारे पास एक एज जानी चाहिए, चली गई, ठीक है।
T1 से T4। फिर राइट बी, अब राइट का तो कॉन्फ्लिक्ट राइट के साथ भी हो सकता है, रीड के साथ भी हो सकता है, तो हम बी का एक्सेस देखेंगे। यहां पे है राइट बी का रीड बी T1 से T2, और कहीं पे है ये बी का एक्सेस यहां भी है T1 से T3 भी है, और T1 से T4 तो ऑलरेडी हो चुका है, तो मुझे वापस से चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एज है ऑलरेडी T1 से T4। अब इस रीड बी का देखते हैं, क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है। बी का तो एक्सेस राइट बी है, जी हाँ, T2 से T3 है, ये रीड बी, ये राइट बी, T2 से T3, T2 से T3 हो गई एज। रीड बी राइट बी नहीं है, रीड बी ही है, राइट बी नहीं है, ठीक है, ओके फाइन। इसका देखते हैं, रीड सी राइट तो है नहीं, सी का एक्सेस है, रीड सी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। यहां पे देखते हैं राइट सी है, हाँ जी, T3 से T4 भी एक एज जाएगी, T3 से T4 एक एज चली गई। अभी राइट ए, अब T1 से तो हमारी तीनों जगह पे एज जा चुकी है, T2 पे भी, T3 पे भी, T4 पे भी, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। ये छोटा सा ऐसा कंसेप्ट समझ सकते हो कि आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस टिप को यूज कर सकते हो। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी T1 से T2 T3 T4 तीनों पे एज जा चुकी है, तो इससे और जहां भी एज जाएगी वापस से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आगे बढ़ते हैं, इस रीड ए के लिए देखते हैं, T4 से रीड ए के लिए राइट ए नहीं है, राइट ए नहीं है, यहां भी नहीं है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। इस रीड सी का देखते हैं, यहां कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, यहां है T2 से T4, T2 से T4 कॉन्फ्लिक्ट है। इस रीड सी का ये राइट सी, ये रीड सी राइट सी कॉन्फ्लिक्ट है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, डब्ल्यू ए का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, राइट बी का रीड बी कॉन्फ्लिक्ट है, T3 से T4, T3 से T4 ऑलरेडी एज है। फिर इन दोनों के लिए तो कोई कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट आगे है ही नहीं, तो ये रहा आपके पास में एक ग्राफ। अब इस प्रेसिडेंस ग्राफ का हम देखेंगे कि क्या सीक्वेंस है। तो हमारा T1 से एज जा रहा है T2 T3 T4, मतलब सबसे पहले T1 सॉल्व होना चाहिए, उसके बाद ही T2 T3 और T4। तो सबसे पहले T1 हमारे पास आना चाहिए, है ना, ठीक है। फिर दूसरी चीज, मैं डायरेक्टली चेक इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है कि इसमें साइकिल नहीं है, बट आपको एक बार साइकिल भी ढूंढनी पड़ेगी यहां पे। यू गाइज विल हैव टू फाइंड आउट साइकिल ऑल्सो हियर। आप समझ पा रहे हो, साइकिल ढूंढो पहले, कोई साइकिल तो है। वापस T1 पे आने के लिए कोई एज नहीं है, T2 पे आने के लिए T1 से ही एज है, बट T1 तक कोई जा ही नहीं पाएगा, साइकिल नहीं है। T4 तक सब खाली इनकमिंग है, आउटगोइंग है नहीं। T3 से आउटगोइंग T4 तक ही है, उससे कोई आउटगोइंग है नहीं, तो साइकिल है नहीं। देयर इज नो एनी साइकिल इन दिस ग्राफ, साइकिल नहीं है। तो आप सीक्वेंसिंग फिट कर लेते हैं, सबसे पहले T1 चलना चाहिए, ठीक है। T1 के बाद में देखते हैं कि क्या हम T2 यूज कर सकते हैं या T3 या T4। देखो T4 तो सबसे आखिरी में आना है, क्योंकि T1 के बाद भी चलेगा, T2 के बाद भी चलेगा और T3 के भी बाद चलेगा। तो T1 T2 T3 तीनों के बाद T4 चलेगा, T4 सबसे लास्ट में। अब T2 और T3 में कौन पहले चलेगा, पहले T2 फिर T3, क्योंकि T2 से T3 एक एज है। तो T1 के बाद T2 फिर T3 और फिर T4, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आता है वो यही आता है कि गिवन एक ऐसा कोई शेड्यूल दे रखा होगा, पूछेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं। चार ऑप्शन दे रखे होंगे, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन देंगे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है और सीरियलाइजेबिलिटी सीक्वेंस ये है, तीसरा ऑप्शन दे रखा होगा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है बट सीरियलाइजेबिलिटी सीक्वेंस कुछ और है। इस तरीके से चार ऑप्शन होंगे, आप एक को सिलेक्ट कर सकते हो। एक से ज्यादा भी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल सीक्वेंस हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी सीरियलाइजेबल सीक्वेंस हो सकते हैं। कैसे, देखो बच्चा मैं बताता हूं कि अगर आपने प्रेसिडेंस ग्राफ देखा, प्रेसिडेंस ग्राफ में आपके पास कुछ ऐसा सीक्वेंस आया कि हमारे पास T1 है, T2 है, T3 है, T1 से T2 पे एज है, T3 से T2 पे एज, मतलब T2 सबसे आखिरी में रन होना है, T1 और T3 पहले। अब T1 और T3 में पहले कौन आएगा हमें नहीं पता, कोई भी आ सकता है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस केस में हमारे पास दो सीरियलाइजेबल सीक्वेंस बनेंगे, एक T1 फिर T3 फिर T2, या फिर पहले T3 फिर T1 आखिरी में T2। T1 और T3 के बीच बाद में T2 आना चाहिए, बस हमारा यही उद्देश्य है उसके केस में।
तो दो सीरियल सीक्वेंस बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, है ना। तो जब भी ग्राफ बने उस ग्राफ से आपको यह देखना है कि टोटल कितने सीरियल सीक्वेंस बन सकते हैं गिवन ग्राफ से। वो सारे सीरियल सीक्वेंस जो होंगे वो हमारे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होंगे, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट होंगे गिवन शेड्यूल के। तो कोई भी सीरियलाइजेबिलिटी सीक्वेंस हमारी करेक्ट हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। होप आप चीज समझ पाए यहां पे, है ना। अगर कुछ ऐसा ग्राफ होता तो T1 से T2 एक एज है, तो फिर कितने सीरियल सीक्वेंस बनते? पहले T1 फिर T3 फिर T2। देखो T1 के बाद T2 चलना चाहिए, कभी भी चलो। T1 फिर T2 फिर T3, ये भी चलेगा सर। T1 के बाद T2 चल रहा है, बस हम T3 को पहले भी ला सकते हैं। T3 यहां पे, T1 यहां पे, T2 यहां पे, ये भी चलेगा सर। T1 के बाद T2 चल रहा है, ये सीक्वेंस करेक्ट है। तो T3 को हम कहीं भी रख सकते हैं। T3 को बीच में रख दिया, आगे रख दिया, सबसे लास्ट में रख दिया। तो हमारे पास क्या ऑप्शन हो जाएंगे यहां पे? इतने 3 ऑप्शन हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं उन सबको आपको मैच कराना है विद द गिवन ऑप्शंस इन द क्वेश्चन, तो आपसे आंसर बन जाएगा। अब कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी जो है उसमें बहुत टफ रूल्स लगा रखे हैं, या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हार्ड रूल लगा रखे हैं, जिसकी वजह से काफी ऐसे शेड्यूल हैं जो कि एक्चुअल में अच्छे शेड्यूल हैं, सीरियल बन सकते हैं, सीरियल शेड्यूल के जैसा आंसर भी दे देते हैं, बट फिर भी आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी वाला जो रूल है वो उसे पास नहीं करता। पास नहीं करता का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे शेड्यूल हैं जो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है बट फिर भी रियल में सीरियलाइजेबल है, जिनका रियल रिजल्ट जो है किसी सीरियल शेड्यूल के बराबर होगा, बट वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी की डेफिनेशन को अप्रूव नहीं कर पाते या उसके रूल को पास नहीं कर पाते। उसकी वजह से कुछ और मेथड्स आई, उनमें से एक मेथड है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, जो ये कहता है कि कुछ और शेड्यूल्स हैं जो हम इस मेथड के थ्रू सीरियलाइजेबल प्रूव कर सकते हैं, जो कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं प्रूव कर पा रहा। तो हम अगर यहां पे कुछ ऐसे सीरियल शेड्यूल देखें जो सारे सीरियल शेड्यूल्स हैं या सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स हैं, अरे हमारे पास सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स हैं, इन सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स में से कुछ ही ऐसे शेड्यूल्स हैं जो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। ये है कुछ वेन डायग्राम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। तो जो बचे हुए शेड्यूल है वी विल ट्राई टू कैप्चर यूजिंग व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। तो क्या सर व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की मेथड जो है वो सारे के सारे बचे हुए सीरियलाइजेबल शेड्यूल को डिटेक्ट कर पाएगी? क्या जितने भी सीरियलाइजेबल शेड्यूल हैं वो फिर व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सीरियलाइजेबल प्रूव हो पाएंगे या नहीं? इसके लिए पहले व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की मेथड देख लेते हैं। वंस वी विल सी दैट, वंस वी विल गो थ्रू दैट, फिर मैं बताऊंगा आपको कि सारे सीरियलाइजेबल शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि सारे सीरियलाइजेबल शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल तो नहीं है, कुछ ही है उनमें से, बाकी के नहीं है ना। चलो अब बात करते हैं व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की। व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के लिए पहले आपको ये 3 रूल समझना होंगे। हमें क्या क्या देखना है हर एक डेटा आइटम के लिए, फॉर एवरी डेटा आइटम। 3 पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर एवरी डेटा आइटम। जो हमारा करंट शेड्यूल जिन जिन डेटा आइटम पे एक्सेस कर रहा है, अब वो डेटा आइटम एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जो भी आइटम्स हैं, उन सारे डेटा आइटम के लिए हमें यह चेक करना है कि कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जो डेटाबेस से डायरेक्टली रीड कर रहा है वैल्यू को। डेटाबेस से डायरेक्टली रीड कर रहा है मतलब किसी दूसरे ट्रांजैक्शन की रिटर्न वैल्यू को रीड नहीं कर रहा है, डायरेक्टली रीड कर रहा है डेटाबेस से। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कौन कौन से वैल्यू पे कौन कौन सा ट्रांजैक्शन डायरेक्टली रीड करता है डेटाबेस पे। दूसरी चीज हमें देखनी है कि कौन ऐसा ट्रांजैक्शन है जो दूसरे की लिखी हुई वैल्यू को रीड कर रहा है।
कैसा होता है कि आपने एक ट्रांजैक्शन लिया T1 जिसने राइट किया x को और T2 ने रीड किया उसके बाद x को। तो आप बताओ कि T2 जो रीड कर रहा है कौन सी वैल्यू रीड कर रहा है, डायरेक्टली ट्रांजैक्शन से या डायरेक्टली पुरानी डेटाबेस वैल्यू से? नहीं, अभी वो रीड कर रहा है ऐसी वैल्यू जो T1 ने लिखी हुई है। T1 ने जो अपडेट की वो अपडेटेड वैल्यू डेटाबेस से T2 रीड करेगा। तो T2 इज रीडिंग फ्रॉम वेयर, फ्रॉम T1 रिटर्न वैल्यू। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर T2 T1 से रीड कर रहा है, T1 की लिखी हुई वैल्यू रीड कर रहा है, तो हम लिखेंगे कि हाँ भैया सेकेंड पॉइंट के हिसाब से T2 इज रीडिंग फ्रॉम T1 द वैल्यू ऑफ x। ठीक है। और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है हमारे पास कि सबसे आखिरी में कौन लिखता है, हु इज राइटिंग एट द एंड। कोई भी डेटा आइटम पे सबसे लास्ट राइट कौन कर रहा है, ये तीन चीजों को हमें देखना है, ये तीन चीजों को हमें देखना है ना। अब हम इस व्यू सीरियलाइजेबिलिटी को बाद में चेक करेंगे, पहले देखेंगे व्यू इक्विवेलेंस। व्यू इक्विवेलेंस क्या है? व्यू इक्विवेलेंस है टू शेड्यूल्स S1, S2 are view equivalent if both are following similar sequence or rules of view serializability। ये सीरियलाइजेबिलिटी के तीन रूल हैं, इन तीनों रूल को चेक करना है। अगर ये तीनों रूल के अकॉर्डिंग जो ट्रांजैक्शन एक्स वैल्यू को पहले रीड कर रहा है डायरेक्टली डेटाबेस से, वही ट्रांजैक्शन दूसरे शेड्यूल में भी सेम टू सेम वैल्यू को रीड करे। जो ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन से रीड कर रहा है वैसा का वैसा दूसरे वाले शेड्यूल में भी हो, और जो ट्रांजैक्शन सबसे लास्ट में लिख रहा है वही दूसरा का दूसरे शेड्यूल में भी हो। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि जी हाँ, ये दोनों व्यू इक्विवेलेंट हैं। एक काम करते हैं, ये एग्जाम्पल लेते हैं और प्रूव करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हमने यहां सबसे इजी तरीके से एक ही डेटा आइटम रखा हुआ है, एक ही डेटा आइटम है x। सबसे पहले ये देखो कि डेटा आइटम x को डायरेक्टली डेटाबेस से कौन रीड करता है जब किसी ने कोई राइट नहीं किया। तो यहां पे T1 रीड कर रहा है डायरेक्टली डेटाबेस से। इसके पहले T1 के पहले डेटाबेस पे x की वैल्यू को और किसी ने नहीं लिखा, हमारे सामने तो इस शेड्यूल के हिसाब से तो नहीं लिखा। तो बताओ कि कौन रीड कर रहा है डायरेक्टली डेटाबेस से? पहला रूल, हु इज रीडिंग डायरेक्टली फ्रॉम डेटाबेस विदाउट समबडी एल्स हैज रिटन। कौन रीड कर रहा है डेटाबेस से बिना किसी और ट्रांजैक्शन के लिखे हुए? सबसे पहले डायरेक्टली T1 ने रीड किया। अब सेम चीज यहां भी देखो, एक्स डेटा आइटम को सबसे पहले किसने रीड किया? सबसे पहले किसने रीड किया बताओ? अरे बोलो भाई बोलो, तुम बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा कि तुमको समझ में आया है। नहीं, क्या कहा मैंने? सबसे पहले ये देखो कि कौन सबसे पहले रीड कर रहा है। यहां देखा हमने सबसे पहले इसने रीड किया T1 ने, यहां पे देखा कि T1 ने ही रीड किया सर। तो एक्स डेटा आइटम एक ही डेटा आइटम है हमारे पास, उसको किसने रीड किया? यहां भी T1 ने, यहां भी T1 ने। ठीक है, तो पहला वाला रूल तो हमारा कंफर्म हो गया। और कोई दूसरा आइटम है हमारे पास? नहीं, सारा पूरा का पूरा एक जैसा ही है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कौन से ट्रांजैक्शन ने दूसरे ट्रांजैक्शन की रिटर्न वैल्यू रीड की। हु इज रीडिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, किसी और की रिटर्न वैल्यू को कौन रीड कर रहा है। यहां देखा हमने इस T1 ट्रांजैक्शन ने राइट किया x को और उसके बाद T1 ने उसको रीड किया। तो T1 से T2 का रीड वैल्यू आया। T2 ने रीड किया, बट कौन सी वैल्यू रीड की? जो T1 ने लिखी थी। तो T1 ने लिखा, उसको T2 ने रीड किया। क्या यहां भी ऐसा है कि पहले T1 ने लिखा फिर T2 ने रीड किया? नहीं सर, ये देखो सर, T2 भी यहां पे डायरेक्टली ट्रांजैक्शन
T2 जो है वो डायरेक्टली डेटाबेस से ही रीड कर रहा है, ये हमारा सेकेंड रूल का वायलेशन हो गया। T2 को कायदे से तो T1 की लिखी हुई वैल्यू को रीड करना चाहिए था, अगर हम चाहें कि ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाए व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की मेथड के अकॉर्डिंग। तो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के मेथड के अकॉर्डिंग अगर ये दोनों इक्विवेलेंट होने चाहिए हैं, तो हमें क्या देखना पड़ेगा यहां पे कि अगर T1 ने इस x को लिखा है और T2 ने उसको रीड किया है, हु इज रीडिंग T2 फ्रॉम वेयर, फ्रॉम T1, तो यहां भी ऐसा होना चाहिए, T2 शुड रीड रिटर्न वैल्यू ऑफ T1, बट ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा अगर नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि यहां पे व्यू इक्विवेलेंस की मेथड वायलेट हो चुकी है। तो क्या हम बोलेंगे कि ये और ये दोनों व्यू इक्विवेलेंट है? नहीं है, अब नहीं है, अब ये दोनों व्यू इक्विवेलेंट नहीं होंगे। तो यहां पे क्या प्रॉब्लम आई है? सेकेंड रूल का वायलेशन आया है। इन S1, लेट्स से ये शेड्यूल S1 है, ये शेड्यूल S2 है, तो अगर हम यहां पे लिखेंगे कि S1 जो शेड्यूल है हमारा, इन S1 वैल्यू ऑफ x T2 is reading after T1 written, but in S2 T2 is reading value of x directly from database। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के व्यू इक्विवेलेंट नहीं है। अगर हम राइटिंग की भी बात करें तो क्या करेंगे? देखो यहां पे कौन सबसे आखिरी में लिख रहा है वैल्यू ऑफ एक्स? वैल्यू ऑफ एक्स को सबसे लास्ट में कौन लिखता है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। हु राइट्स लास्ट? ये देखो यहां पे कौन सबसे आखिरी में लिख रहा है? T1 नहीं T2। और यहां पे कौन सबसे आखिरी में लिख रहा है? T3। तो क्या हम बोलेंगे कि ये दोनों व्यू इक्विवेलेंट है? नहीं है। अगर इस शेड्यूल में T2 सबसे आखिरी में x की वैल्यू पे राइट करेगा, तो यहां भी T2 शुड राइट एट द एंड इन द वैल्यू ऑफ x। थैंक यू सो मच लोकादित्य घोष। keep circulating these videos in your classmates also so that they can also learn। उन्हें भी आप ये वीडियोस बता दीजिए। तो क्या कहा मैंने? यहां पे कौन लिख रहा है? T2। यहां पे कौन लिख रहा है? T3। तो फिर से एक और रूल वायलेट हो गया, एक और रूल वायलेट हुआ, फिर भी हम बोलेंगे कि व्यू इक्विवेलेंट नहीं है। हमारे सारे के सारे तीनों के तीनों रूल सारे डेटा आइटम पे हर एक बार के लिए तीनों के तीनों रूल एक जैसे चलने चाहिए। नहीं चलेंगे तो व्यू इक्विवेलेंस नहीं आएगा, है ना? तो यहां भी लिख सकते हैं हम इन S1 शेड्यूल नंबर 1 T2 writes last in X, but in S2 T1 नहीं T3 writes last in X। सो अल्टीमेटली फिर से हम यही कहेंगे कि ये दोनों व्यू इक्विवेलेंट नहीं है एक दूसरे के। ठीक है, चलिए अब व्यू सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है? व्यू सीरियलाइजेबिलिटी कहती है कि आप एक काम करो, कि आप गिवन शेड्यूल का, इस गिवन शेड्यूल का एक ऐसा इक्विवेलेंट शेड्यूल ढूंढो जो कि व्यू इक्विवेलेंट है, और इसके सामने जो शेड्यूल आएगा वो सीरियल शेड्यूल आना चाहिए। कौन सा शेड्यूल आना चाहिए? सीरियल। तो हमारे पास एक गिवन शेड्यूल है, अ शेड्यूल इज कॉल्ड व्यू सीरियलाइजेबल इट इज इफ इट इज व्यू इक्विवेलेंट टू एनी सीरियल शेड्यूल। तो हमारे पास इफ देयर इज अ concurrent schedule
S and it is view serializable. ये व्यू सीरियलाइजेबल है. कब होगा ये व्यू सीरियलाइजेबल? इफ this S is view equivalent to S dash where S dash is any serial schedule. तो S dash कोई सीरियल शेड्यूल अगर होगा तो उसके व्यू इक्विवेलेंट अगर हमने प्रूव कर दिया कि गिवन शेड्यूल जो है वो अगर किसी एक सीरियल शेड्यूल के व्यू इक्विवेलेंट होगा तो काम बन जाएगा. अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को हमें देखना है कि क्या ये व्यू सीरियलाइजेबल है या नहीं. अब हमें व्यू सीरियलाइजेबल प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो इस शेड्यूल का व्यू इक्विवेलेंट देखना पड़ेगा. पर उसके पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये कितने शेड्यूल हो सकते हैं हमारे पास जो कि कौन से सीरियल शेड्यूल हो सकते हैं. तो हमारे पास सारे सीरियल शेड्यूल अगर हम देखें तो हमारे पास सीरियल शेड्यूल ऐसा हो सकता है T1 T2 T3 T4 का कि सबसे पहले T1 चलाओ फिर T2 फिर T3 फिर T4. मतलब सबसे पहले ये चलाया फिर पूरा T2 मतलब ये फिर T3 और फिर T4. ये है एक सीरियल शेड्यूल T1 T2 T3 T4 जो हमें इसके अगेंस्ट प्रूव करना है. बट ये तो एक है ना सर, ये तो सिर्फ एक है. ऐसे हमारे पास 4 ट्रांजैक्शंस को लेके और 24 सीरियल शेड्यूल मिल सकते हैं. कितने? 24. एक एक करके सारे लिखो, सब लिखो. पहले इसको चेक करो कि क्या ये इसके व्यू इक्विवेलेंट है, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, चौथे के. कहीं भी अगर एक भी ऐसा सीरियल शेड्यूल मिल गया जिसके ये व्यू इक्विवेलेंट बन गया. व्यू इक्विवेलेंट का मतलब है कि ये और ये दोनों के दोनों ये 3 रूल फॉलो कर रहे हैं. कौन से 3 रूल? ये वाले कि अगर यहां पे T1 सबसे पहले रीड कर रहा है डेटाबेस से तो यहां भी T1 शुड रीड फ्रॉम डेटाबेस. अगर यहां पे T2 शुड रीड द वैल्यू रिटर्न बाय समथिंग तो यहां भी T2 शुड रीड द सेम वैल्यू रिटर्न बाय समथिंग. कोई और ने ट्रांजैक्शन ने राइट किया, उसी ने, और इसने रीड किया तो उसी ने यहां पे भी राइट करना चाहिए और दूसरे ने रीड करना चाहिए, सेम टू सेम. और वही हमें कंटिन्यू करना है. सबसे लास्ट में कौन लिख रहा है यहां पे भी सबसे लास्ट में वही लिखना चाहिए. तो इस तरीके से आप क्या करोगे? इस तरीके से आप ये पर्टिकुलर सीक्वेंस निकालोगे कि ये गिवन शेड्यूल जो है वो व्यू सीरियलाइजेबल है या नहीं. तो आपको सारे क्या करना पड़ेगा? ऐसे सारे के सारे सीरियल शेड्यूल लिखने पड़ेंगे. अगर मैं सीरियल शेड्यूल लिखता हूं T2 देन T1 देन T3 देन T4, ये भी तो सीरियल शेड्यूल हो सकता है. जी हां. तो फिर कैसे लिखेंगे ऐसे? पहले पूरा T2 रीड X और राइट X, उसके बाद फिर पूरा T1 राइट X, फिर पूरा T3, क्या है T3 में एक ही स्टेटमेंट है राइट X, और फिर पूरा T4 राइट X. ऐसे जितने भी सीरियल शेड्यूल आपके बनते हैं 24, एक सारे लिखो और सारों को फिर इससे चेक कराओ कि क्या ये और वो सीरियल शेड्यूल, एक एक करके वो सीरियल शेड्यूल और ये सीरियल शेड्यूल दोनों, ये शेड्यूल और वो सीरियल शेड्यूल दोनों व्यू इक्विवेलेंट है या नहीं. अब आप बोलोगे सर से फिर ये तो बहुत बड़ी टास्क है, इतना बड़ा एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 50 मार्क एक क्वेश्चन के तो नहीं मिलेंगे. 2 ही मार्क का क्वेश्चन आता है मैक्सिमम गेट में. इतना बड़ा क्वेश्चन हम सॉल्व करने गए तो हमें तो बहुत टाइम लग जाएगा. जी हाँ. फिर यहां पे लगानी पड़ेगी थोड़ी सी इंटेलिजेंस, यहां पे लगानी पड़ेगी थोड़ी सी इंटेलिजेंस. तो मैं क्या कहता हूं, यहां पे बताता हूं कि आपके पास देयर आर 4 फैक्टोरियल 24 पॉसिबल व्यू सीरियल शेड्यूल, है ना? कितने पॉसिबल शेड्यूल्स हैं? 24 पॉसिबल सीरियल शेड्यूल्स हैं.
वन बाय वन each serial schedule is to be tested with given schedule if both are view इक्विवेलेंट और नॉट। अगर है तो हमें व्यू सीरियलाइजेबल प्रूव करने को मिल जाएगा। जब भी पहला ऐसा शेड्यूल मिला सीरियल वाला जो इसके व्यू इक्विवेलेंट हो गया तो हम बोलेंगे व्यू सीरियलाइजेबल है ये वाला गिवन शेड्यूल। नहीं मिला तो हम आगे चेक करते जाएंगे और हमें सारे के सारे 24 सीरियल शेड्यूल के अगेंस्ट चेक करना है। बट दोस्तों यहां पे एक और मेथड है जिसकी हेल्प से हम अपनी मेहनत को थोड़ा कम कर सकते हैं। ज्यादा कम नहीं कर पाएंगे, थोड़ा तो कम कर सकते हैं। अगेन थ्रू सम काइंड ऑफ अ ग्राफ। ये कोई स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है, ये मेरा बनाया हुआ ग्राफ है। मैं आपको बताऊंगा कि इस ग्राफ को कैसे चेक करना है, कैसे चलाना है, किस तरीके से इसके थ्रू हमें व्यू इक्विवेलेंस देखने को मिलेगा या व्यू सीरियलाइजेबिलिटी देखने को मिलेगी, है ना। तो ये ग्राफ कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि हमने अपनी लर्निंग के थ्रू एजुकेटर्स ने कहीं यहां वहां अलग अलग पढ़ के और वो चीजें खुद से देखने की कोशिश की है। ठीक है, तो अब ये ग्राफ कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, वो हम देखेंगे कल। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। वो है एक तो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के क्वेश्चंस और दूसरा रिकवरेबिलिटी। क्या होती है रिकवरेबिलिटी, वो हम देखने वाले हैं कल। ठीक है, तो ये दोनों हमारे नेक्स्ट लेक्चर कल सुबह सेम 9:15 AM पे हम स्टार्ट करेंगे। उसके पहले कुछ इंफॉर्मेशन है, सुनते रहिए। आप लोगों को ये जितना भी समझ में आया है ना, बट इससे ज्यादा अगर डिटेल चाहिए, किस तरीके से व्यू इक्विवेलेंस काम करता है, कहां आप अटक सकते हो, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिलेंगे और आपके अगर डाउट्स आते हैं तो उनके सॉल्यूशन, वो सब अनअकैडमी प्लस पे है और उसको आप टेस्ट कर सकते हो खुद से फ्री में। अभी अनअकैडमी प्लस आपको एक बहुत बढ़िया ऑफर दे रहा है कि आप 7 दिन तक अनअकैडमी प्लस के सारे लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हो। तो एक बार करके देखो और देखो कि वो जो लेक्चर्स हैं वो कैसे डिफरेंट हैं यूट्यूब से, किस तरीके से वहां जो डिस्कशन होता है वो बहुत बहुत अलग ही लेवल पे होता है जो यूट्यूब पे नहीं हो सकता है। टेस्ट करके देखो, एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, आप 2-3 लेक्चर्स एक बार चेक करो। अगर आपको कहीं ना कहीं कमी लग रही है कि आपका ये कोर्स अच्छा नहीं है तो उस कोर्स को अनअकैडमी प्लस पे पढ़ने की कोशिश करो। 7 दिन बहुत होते हैं, 7 डे का ट्रायल है, 7 डे में आप बहुत कुछ कर सकते हो। बच्चा एक पूरा कोर्स तो कवर कर ही सकते हो जहां पे आपको कमी लगती है वो। ये QR कोड स्कैन करो। याद रखिएगा, पुराना अकाउंट अगर आपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कभी बनाया था, वो नंबर के साथ में आप नहीं कर पाओगे ये वाला फ्री अनलॉक। आपको कोई नया नंबर चाहिएगा। आपके पास बहुत सारे नंबर हैं खुद के या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के, फ्रेंड्स के, वो यूज करके आप लॉग इन करो, नया अकाउंट बनाओ गेट कैटेगरी में CSIT और उसके बाद ये कोड लगा दो। ये कोड लगाने से फ्री अनलॉक हो जाएगा, 7 डे का ट्रायल, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन और आपको मिलेगा 7 डे तक अनअकैडमी के सारे लेक्चर्स एक्सेस करने का मौका। अगर आप लोग ये ट्रायल एक्सेप्ट करना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो, लास्ट डेट है कल की 18 अक्टूबर की, उसके बाद आपको ये एक्सेस करने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग को फिर बाद में ऐसा लगता है कि नहीं अब हमें यस डिफरेंस समझ में आ रहा है और हम चाहते हैं कंटिन्यू करना, तो आप इसी कोड के थ्रू सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का और मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगा। गेट 24 के एस्पिरेंट्स जो हैं वो लॉन्गर ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो 15 मंथ 18 मंथ के हैं, ताकि आप लोग लंबे टाइम तक अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा पाएं। ये देखिए, ये है कुछ
ऐसे एजुकेटर्स जो गेट 24 की बैच में रहेंगे, सारे के सारे एजुकेटर्स की क्लासेस आएंगी, टॉप एजुकेटर्स हैं, आपको डेफिनेटली ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि सीरियसली आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के बीच में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, टर्न ऑन कर लीजिएगा नोटिफिकेशन इस चैनल के, ताकि आपको कोई भी क्लास मिस नहीं हो। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में सेम 11:15 पे, जिसमें हम डीबीएमएस के रिलेशनल अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो उस सेशन को मिस मत करिएगा। मिलते हैं उस सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड